अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम क्वेश्चन का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। वो 59 है। आर्टिकल 59 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताता है कि जब भी हमने कोर्ट को किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए होती है किसी मैटर में, तो फिर वो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है ना वो रेलिवेंट होगी। मिसाल के तौर पे व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस के मतलब फॉरेन लॉ के मतलब कोर्ट को ओपिनियन चाहिए, या वो हैंड राइटिंग जो है ना कोर्ट ने उसकी ओपिनियन लेनी है किसी एक्सपर्ट की हैंड राइटिंग की, और फिंगर थंब इम्प्रेशन पे जो है ना जैसे फोरेंसिक पे होता है, और थंब इम्प्रेशन जो है ना ये भी इसकी ओपिनियन जो है ना अगर एक्सपर्ट देगा तो वो रेलिवेंट होगी। ठीक है। द ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। तो जो भी एक्सपर्ट्स जो है ना वो फॉरेन लॉ के मतलब, मेडिकल साइंस के मतलब, हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन के मतलब कोई ओपिनियन देंगे तो वो रेलिवेंट होगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दी क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एज टू सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन विच इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलिवेंट। अब अदालत कहती है कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से देखती है कि उनसे ओपिनियन लेती है कि जो ए को जहर दिया गया है वाकई ए जहर से मरा है या किसी और चीज़ से मरा है। तो अब जो एक्सपर्ट्स जो होंगे वो जो ओपिनियन देंगे कि हाँ वाकई ये जहर से ही मरा है, तो फिर वो कोर्ट जो है ना उसकी ओपिनियन मानेगी और ये रेलेवेंट ओपिनियन होगी और इसको रेलेवेंट फैक्ट का माना जाएगा। इसी तरह से फिंगर इम्प्रेशन, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, मेडिकल एग्जामिनर होते हैं, वो फिंगर इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग वगैरह को ना ये सारे जो है ना उनके जो अपनी ओपिनियन देंगे कि वाकई इसी बंदे का अंगूठा था, इसी बंदे के फिंगरप्रिंट से जब कोई वकूआ होता है, कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है, तो वहाँ से शवाहिद जब इकट्ठे किए जाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं वहाँ से। तो फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो एक्सपर्ट्स फिर बताते हैं कि वाकई ये इसी बंदे के, जो बंदा को पकड़ा गया है, तो फिर वो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वाकई इसके फिंगरप्रिंट्स हैं या किसी और के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसी तरह से अगर कोई हैंड राइटिंग है तो वो भी अगर किसी ने देखनी है कि वाकई ये इस बंदे की हैंड राइटिंग है कि नहीं है, और फॉरेन लॉ, मेडिकल साइंस, इसमें जितनी भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इन सब में जितनी भी ओपिनियन जो एक्सपर्ट देंगे तो वो रेलेवेंट आ जाएगी। ठीक है, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। उसके बाद 60 आर्टिकल कहता है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दिस सपोर्ट और इन कंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलेवेंट। ठीक है, फैक्ट्स जो है रेलेवेंट नहीं है तो वो भी इसमें रेलेवेंट हो जाएंगे अगर उसकी एक्सपर्ट जो है ना वो ओपिनियन देंगे। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल दी गई है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजन बाय द सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptom which expert affirm or deny to be symptom that poison is relevant। अब इस आर्टिकल को आपने समझने के लिए ना इस एग्जांपल्स को जो ना आप समझेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब कोर्ट पूछती है कि हाँ बताएं जी इसको जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, अब एक्सपर्ट्स जो है ना वो कहते हैं इसी तरह के जहर से ना कुछ लोगों को और भी डेथ हुई है, तो वो तो फैक्ट्स इसके साथ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है ना ओपिनियन दे रहे हैं अपनी कि वो जो 5-6 लोगों की और भी हमने एग्जामिन किया है तो उनकी डेथ भी इस तरह से मिलती जुलती है, मतलब ये जहर दिया गया है तो इस तरह से डेथ हुई है उसकी। तो जब एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं तो वो पुराने जो है ना जो एग्जांपल दे रहे हैं किसी की और लोगों की भी डेथ हुई थी तो उनकी दे रहे हैं, वो हालांकि रेलेवेंट नहीं है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस तरह से उनकी डेथ हुई है कुछ लोगों की और, तो वो फिर रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ओपिनियन जो है ना वो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो दे रहे हैं इसलिए। उसके बाद आर्टिकल 61 कहता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड सीन द हैंड राइटिंग with the handwriting of the person by whom it is supposed to written or signed that it was not written to sign that person is relevant fact। अब कोर्ट ने जो है फॉर्म करनी है ओपिनियन एज टू पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड, कि ये किसने पर्सन ने डॉक्यूमेंट रिटन किया है, साइन किया है
द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन, जिस पर्सन ने इसको देखा है हैंड राइटिंग करते हुए, लिखते हुए देखा है, विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय होम इट वॉज सपोज टू बी रिटन और साइन, उसको जब देखा है कि उसने वाकई हाँ ये इसी की राइटिंग है, तो फिर वो जो है वो उसकी ओपिनियन मानी जाएगी, तो वो ये रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब किसी शख्स ने किसी को देखा है कि हाँ शख्स इसने ये वाकई इसी ने ये लेटर लिखा हुआ है, ये इसी के साइन है, उसने उसको देखा भी है, पर्सन एक्वेंटेड उसको हैंड राइटिंग करते हुए देखा है, तो वो फिर जो है ना ऐसे नहीं हो जाएगा कि उठा के जा कह देंगे जी हाँ जी मैं तो कहता हूँ कि इसकी हैंड राइटिंग है, लेकिन उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि इसने उसको पर्सन को लिखते हुए देखा है, उसको साइन करते हुए देखा है, एक्वेंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो उससे जो है ना फिर वो उसकी जो ये जो उसकी ओपिनियन होगी ये रेलिवेंट आ जाएगी फिर उसकी। उसके बाद आगे आर्टिकल 62 कहता है एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ और कस्टम व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, अगर कोर्ट ने ओपिनियन फॉर्म करनी है किसी एग्जिस्टेंस जनरल कस्टम के बारे में और राइट के बारे में, तो कोई भी थर्ड पर्सन जो है ना उसकी अगर देगा ओपिनियन देगा तो वो रेलिवेंट आएगी। अब इसकी इलस्ट्रेशन है कि द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ द पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ द पर्टिकुलर वेल इज़ अ जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। मतलब यह है कि कुछ अरसे से 10 साल 20 साल से एक जगह पे कोई कुआं है पानी का, वहाँ से गांव के लोग अगर पी रहे हैं पानी, तो उससे अगर कोई एविडेंस चाहिए किसी को, तो कोई भी थर्ड पर्सन ओपिनियन देगा आके कि ये काफ़ी अरसे से ये विलेजर्स जो है ना ये इस वेल से जो है पानी पी रहे हैं, तो फिर ये जो है ना उनकी उसकी जो तीसरे पर्सन की जो ओपिनियन होगी ना, कोई भी अगर पर्सन जाके ओपिनियन दे देता है तो वो फिर जो है ना वो रेलिवेंट आ जाएगी, वो रेलिवेंट होगी कि यहाँ से काफ़ी अरसे से जो है ना ये इस कुएँ को इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए, तो ये जो ओपिनियन होगी ना ये क्योंकि उनके राइट को जो है जनरल राइट को जो है बता रहा है। इस तरह से कोई कस्टम चल रही है, बहुत पुराने अरसे से कस्टम चल रही है, कोई रवायत चल रही है, तो कोई थर्ड पर्सन ओपिनियन देता है कि यहाँ पे इस गांव में काफ़ी अरसे से ये रवायत चल रही है, तो वो भी जो है ना वो उसकी रेलेवेंट ओपिनियन होगी और रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब आर्टिकल 63 कह रहा है द ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेंट्स आर व्हेन रेलेवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म ओपिनियन द यूजेज एंड टेनेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एनी बॉडी और मैन ऑफ फैमिली, किसी के मजहबी अकायद हैं वो इसके बारे में ओपिनियन दे रहे हैं, या किसी चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट का उसके बारे में कोई अगर दे रहा है ओपिनियन दे रहा है, या किसी ख़ास इलाके में जो है कोई वर्ड्स और टर्म यूज़ होती हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई टर्म जो तो उसके मुताबिक अगर कोई उधर के इलाके की गवाही दे रहा है कोई उस पर्टिकुलर टर्म या उसके बारे में वर्ड्स के बारे में, तो ये भी जो है ना ये भी रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 64 कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप ऑफ एनी वन पर्सन टू अनदर द एक्सप्रेस कंडक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप इफ एनी हु एज अ मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। अगर किसी बंदे को किसी शख्स दो शख्स के रिलेशन के बारे में पता है उसको और उसके बारे में ओपिनियन देता है, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर प्रोवाइडेड इनमें दी प्रोवाइजर दी गई है कि अगर कोई किसी केस चल रहा है, डाइवोर्स एक्ट 1869 के मुताबिक केस चल रहा है, तो वो भी जो है, और दूसरा प्रोसिक्यूशन चल रही है 494 और 495 के दरमियान, तो इन दो सूरतों में जो है ना वो उस बंदे की ओपिनियन जो है ना वो रेलिवेंट नहीं होगी। बाकी अगर किसी बंदे के रिलेशन के बारे में पता है उसको, तो वो रेलिवेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल दी गई है, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए एंड बी वर मैरिड, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ए और बी मैरिड थे, द फैक्ट दे आर यूजली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय द फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज़ रेलिवेंट। अब उसके फ्रेंड्स जो है ना उसको हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर ट्रीट करते थे, तो उसके फ्रेंड्स जो है ना उसको हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर ट्रीट करते थे, तो ये जो है ना एक रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। उसके बाद आगे आता है जी कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। 66 जो है वो आर्टिकल इससे डील करता है सिविल केसेस में जो है ना कैरेक्टर इररेलेवेंट है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, सिविल केसेस में कैरेक्टर इररेलेवेंट है, और क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है और अच्छा कैरेक्टर जो है ना वो रेलिवेंट होता है। अगर किसी गुड कैरेक्टर तो उसको थोड़ी रियायत दे दी जाएगी। अब इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू
prove conduct imputed and relevant. In several cases, the fact that character of any person concerned in such render probable or immovable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far such as character appear from facts otherwise relevant. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सिविल केसेस में जो है वो इररेलेवेंट होता है हमारा करेक्टर, और क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल केसेस जो है ना गुड करेक्टर इज़ रेलेवेंट। और 67 आर्टिकल जो है ना वो कहता है जी क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर जो है ना वो रेलेवेंट होता है और बैड करेक्टर जो है ना वो इररेलेवेंट होता है। अब 68 कहता है आर्टिकल प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it become relevant. Explanation 1 कहता है कि this article does not apply to cases in which the bad character of any person itself is a fact in issue. और दूसरी कहता है कि a previous conviction is relevant as evidence of bad character। ठीक है, अगर उसकी प्रीवियस कन्फेशन उसको प्रीवियस कन्विक्शन हुई है तो वो रेलेवेंट होगी एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, लेकिन वैसे जो है ना बैड करेक्टर जो है ना वो रेलेवेंट नहीं है। अब इसके 69 कहता है इन सेवरल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही आर टू रिसीव इज रेलेवेंट। उसके बाद आर्टिकल 69 कहता है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस इन सेवरल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इन सच अफेक्ट अमाउंट डैमेज विच आर टू रिसीव इज रेलेवेंट। ठीक है, अब ये है कि इसमें कहता है कि आर्टिकल 69 ये कह रहा है कि अगर एक शख्स है असलम ने बाबर पे डैमेजेस का क्लेम कर दिया और बाबर ये कहता है कि इसकी तो रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, तो कोर्ट फिर जो है देखेगी कि इसकी जो रेपुटेशन अगर अच्छी नहीं है तो इसको फिर कितने हमने डैमेजेस देने हैं। ठीक है, ये डैमेजेस तो क्लेम कर रहा है, अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो उसको कितने डैमेजेस हम दे सकते हैं, तो ये फिर रेलेवेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको हम रेलेवेंट कहेंगे कि अगर उसका जो है रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो ये फिर आर्टिकल 69 के मुताबिक ये रेलेवेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा एक्सपर्ट ऑफ ओपिनियन डिस्कस किया हमने, और उसके बाद जो है करेक्टर कब रेलेवेंट होता है ये 59 से 69 तक था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम प्रूफ ऑफ फैक्ट्स ऑफ ओरल एविडेंस जो है ना इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।